हमारे हरियाणा की जीके और फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, सीसैट। ये है 26 अप्रैल को होने जा रहे एचसीएस एग्जाम का सिलेबस। सो स्ट्रेस होना तो लाजमी है, लेकिन स्मार्ट प्रिपरेशन का मतलब सारा कुछ पढ़ना नहीं होता, सही तरीके से पढ़ना होता है। सीबीएल के एचसीएस प्रिपरेशन कोर्स में हम इन सारी स्टैंडर्ड बुक्स और साल भर के करंट अफेयर के जीस्ट को एक सिंगल फॉर्म में कवर कर रहे हैं, वो भी सुपर अफोर्डेबल प्राइस पर। द प्रिपरेशन कोर्स इज ओनली फॉर 3000 रुपीज एंड टेस्ट सीरीज ओनली फॉर 999 रुपीज। वक्त कम है, देरी मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी क्लिक करें और अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम हरियाणा के स्टेट करंट अफेयर्स कवर करेंगे ऑफ जनवरी मंथ। देखिए, हरियाणा में जनवरी मंथ में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई है, जिनमें से हम जो है दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको कवर करेंगे। तो पहली जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इट इज़ रिगार्डिंग दी यमुना रिवर डिस्प्यूट। अब यमुना रिवर जो है वो हरियाणा की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरेनियल रिवर है। अगर हरियाणा क्षेत्र की बात करें तो ईस्टर्न हरियाणा की बाउंड्री से होते हुए यमुना रिवर पास करती है। यमुनानगर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद फिर करनाल हो गया, आपका पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया, और उसके बाद ये एंटर करती है फाइनली जाके दिल्ली में। अब यमुना रिवर को लेके दिल्ली और हरियाणा के बीच में डिस्प्यूट रहता ही है। इसके रिगार्डिंग आपको हथनीकुंड बराज का नाम याद रखना है। हथनीकुंड बराज वो जगह है जहाँ पे यमुना रिवर के पानी के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है और रेगुलेटेड मैनर में जो है उसे रिलीज किया जाता है। और हथनीकुंड बराज के बाद ही दिल्ली की सीमा शुरू हो जाती है, जिसमें यमुना रिवर एंटर करती है। तो बहुत बार डिस्प्यूट में हथनीकुंड बराज भी रहता है। बहुत बार डिस्प्यूट में जो है यमुना के अंदर एमोनिया के इंक्रीजिंग लेवल्स भी रहते हैं। सीवेज की मिसमैनेजमेंट जो दिल्ली एनसीआर में होती है वो भी रहती है, जिसके रिगार्डिंग यमुना रिवर अपने आप में ही बहुत बड़ी न्यूज में रहती है। तो यमुना रिवर के ऊपर डिस्प्यूट कोई नया डिस्प्यूट नहीं है। हरियाणा और दिल्ली के बीच में ये डिस्प्यूट बहुत पुराने टाइम से रहा है। इस डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार इंटरवीन किया है। लेकिन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स जो होते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स में कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो थोड़ी लिमिटेड होती है। इसके अंदर जो लेजिस्लेटिव यूनियन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है उसकी थोड़ी जो है भूमिका ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो ही इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसका अवॉर्ड फर्दर स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग होगा। तो इस वजह से आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा कि जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैं उनका कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल पाता। चाहे फिर वो कावेरी का डिस्प्यूट हो, कृष्णा रिवर का डिस्प्यूट हो, गोदावरी का डिस्प्यूट हो, सतलुज यमुना कनाल का डिस्प्यूट हो, या फिर वो यमुना रिवर का डिस्प्यूट हो बिटवीन हरियाणा एंड दिल्ली। हरियाणा एक कंप्लीट स्टेट है, दिल्ली एक यूटी है विद लेजिस्लेचर। कॉन्स्टिट्यूशन से ही इस यूटी को लेजिस्लेचर मिला है, तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी है। और दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन जो है वो हमारे देश की नेशनल कैपिटल भी मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ द मेन डिस्प्यूट इज रिगार्डिंग वाटर कंटामिनेशन। वाटर कंटामिनेशन क्यों होता है? अब रिवर है तो रिवर के आसपास फैक्ट्री एरिया भी बहुत सारा होगा। अगर हम यमुना रिवर की ही बात करें तो यमुना रिवर कहाँ से हरियाणा में फ्लो करती है, तो यमुना नगर की बात करें। यमुनानगर हरियाणा का वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल एरिया है। उसके बाद करनाल जहां से करनाल से निकलते चलिए, वहां पे इतना ज्यादा फैक्ट्री एरिया तो नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज्यादा है। उसके बाद आप पानीपत की बात करिए। पानीपत जैसा हम सब जानते हैं कि टेक्सटाइल हब है, तो हार्मफुल केमिकल्स वीवी इंडस्ट्री में जो यूज होते हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं कई बार यमुना के वाटर में। अब रिवर का वाटर है तो इंडस्ट्री के लिए प्राइम लोकेशन तो होगी, लेकिन किस तरीके की इंडस्ट्री? अगर हम यमुनानगर की बात कर रहे हैं तो प्लाई इंडस्ट्री हो गया, पेपर इंडस्ट्री हो गया, राइट। मिनरल्स के ऊपर भी काम होता है, स्मेल्टिंग वगैरह के ऊपर। पानीपत की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हार्मफुल केमिकल्स यूज होते हैं। ये जब वाटर में रिलीज किए जाते हैं तो फाइनली वाटर का जो पूरा जो नेचर है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से फर्दर जो लो लाइंग पॉपुलेशन है उनके लिए, लोअर रिपारियन स्टेट्स और टेरिटरीज के लिए, वो वाटर कंटेमिनेटेड फॉर्म में अब क्या है, कंज्यूमेबल नहीं रहता। वाटर कंटैमिनेशंस के एलिगेशंस बार बार दोनों स्टेट्स एक दूसरे के ऊपर लगाती रही हैं। जनवरी के महीने में जब इलेक्शन सर पे थे तो दिल्ली के उस समय के सीएम ने कह दिया था कि हरियाणा ये वाटर टेररिज्म कर रहा है। उन्होंने जो है बाकायदा
दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट को कोट कर कर जो है इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट दी थी कि हरियाणा जानबूझ के ये कर रहा है ताकि दिल्ली की जनता उससे तंग हो जाए। लेकिन हरियाणा का इस पे क्या स्टैंड रहा है? हरियाणा का स्टैंड ये है कि उन्होंने ऐसा कभी जानबूझ के नहीं किया, पहली बात। और उनके यहाँ यमुना रिवर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर यमुनानगर से इतने ज्यादा केमिकल रिलीज किए जाते हैं तो दिक्कत करनाल में भी आएगी, पानीपत में भी आएगी। ऐसा क्या हो गया कि इमीडिएटली जैसे ही दिल्ली के बॉर्डर में रिवर एंटर करती है वहीं पे दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो इसका रीजन हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से आर्ग्यूमेंट क्या है? वो काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं कि दिल्ली की जो सीवेज मैनेजमेंट है, वो सीवरेज मैनेजमेंट क्या है, बहुत ज्यादा मिसमैनेज्ड है। प्रॉपर क्वांटिटी में और प्रॉपर जो है कैपेसिटी के साथ सीवरेज कंस्ट्रक्ट नहीं किए गए हैं। वो अंडर यूटिलाइज्ड है, वो अंडर कैपेसिटी है उनकी, जिसकी वजह से जो सीवरेज की ओवर प्रोडक्शन होती है उसे प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जाता। अनट्रीटेड सीवेज को फाइनली बाद में क्या करते हैं, यमुना रिवर में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बाद में यमुनानगर जब यूपी एंटर करती है तो वो बहुत बुरी स्टेट में एंटर करती है और दिल्ली के अंदर लोग जो है उसे कंज्यूम तो छोड़िए, उसके आसपास रह भी नहीं सकते। ये दोनों एलिगेशंस दोनों एक दूसरे स्टेट से एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं। यहाँ पे इसकी अपनी पॉलिटिकल और लीगल हिस्ट्री भी रही है। अब इंटर स्टेट वाटर है तो इंटर स्टेट रिवर है तो मतलब उसके ऊपर एक डिस्प्यूट तो होगा ही। डिस्प्यूट कैसा है? देखिए 1995 में डिस्प्यूट शुरू हुआ था। 1995 के बाद जो है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग हुआ बिटवीन वेरियस स्टेट्स जहां से यमुना गुजरती है, चाहे फिर वो हरियाणा हो, चाहे फिर वो दिल्ली हो, यूपी हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। इन सभी स्टेट्स के बीच में क्या होता है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन होता है। पर्पस क्या है कि वाटर को ड्यूली जो है हर रिपारियन स्टेट के साथ शेयर किया जाएगा, उसके हक को पहचाना जाएगा, चाहे वो अपर रिपारियन स्टेट हो और लोअर रिपारियन स्टेट हो। तो सभी जो मेजर यमुना बेसिन की स्टेट्स हैं उन्होंने आपस में 1994 में एग्रीमेंट किया था, बट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद ही डिस्प्यूट होना शुरू हो गया। कभी जो है कोई स्टेट प्रॉपर वाटर को रिलीज नहीं करती है और जब बहुत ज्यादा फ्लड की सिचुएशन होती है तो वाटर लेवल जब इंक्रीज हो जाता है तो एकदम रिलीज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लोअर रिपारियन स्टेट्स में जो है फ्लड की प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे रिसेंटली दिल्ली में यमुना फ्लड जो है ऑब्जर्व किए गए। अब दोबारा इल्जाम किसके ऊपर लगाया गया? हरियाणा के ऊपर। कहा गया कि हथनीकुंड बराज से एकदम वो जो है पानी को रिलीज कर दिया गया, जिसकी वजह से दिल्ली में फ्लड्स जो है बहुत ज्यादा एग्जैजरेट हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार जो है इसमें इंटरवीन किया है एंड इन वेरियस इंटरवेंशंस बाय द सुप्रीम कोर्ट टोल्ड वेरियस स्टेट्स टू एंश्योर दैट दिल्लीज वाटर सप्लाई जो है उसको कोई दिक्कत ना हो। आप आपस में कंट्रीब्यूशन करें, कॉपरेशन करें, जैसे भी करना है, जैसे आपको ठीक लगता है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो लोग हैं लोकल, उनको जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट स्टिल उसके बीच में कोई वो नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की डेवलपमेंट देखें, 2018 सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड चीफ सेक्रेटरीज ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट बिटवीन दिल्ली एंड हरियाणा, and in 2021 no major step was taken. So Supreme Court again, Delhi again accused Haryana's withholding of Yamuna water, but Haryana said कि हम कोई पानी withhold नहीं कर रहे हैं। The water decided to share between two states, वो duly share किया जा रहा है, right? और या फिर अगर वाटर अगर पीछे से ही कम आएगा तो हम ज्यादा कैसे रिलीज कर देंगे, राइट? सो हरियाणा ने काउंटर आर्ग्यू किया कि दिल्ली की इंटरनल मैनेजमेंट जो है यमुना की वो बहुत बुरी है, जिसकी वजह से वाटर क्राइसिस उन्हें देखना पड़ रहा है। इन 2023 जैसे मैंने आपको बताया दिल्ली में फ्लड्स आए बिकॉज ऑफ यमुना। सो अगेन दिल्ली डिस्प्यूटेड कि भाई ये फ्लड्स जो है इस वजह से आए क्योंकि हथनीकुंड बराज जो है हरियाणा में उसकी मैनेजमेंट ढंग से नहीं की गई और वाटर को एकदम रिलीज कर दिया गया। हरियाणा अगेन सेड कि 2023 में फ्लड्स हमारी वजह से नहीं आए थे, दिल्ली की जो सीवरेज थी या जो वहां पे जो इंटरनल ड्रेनेज है दिल्ली का, आर्टिफिशियल इंटरनल ड्रेनेज, उसकी ब्लॉकिंग हो रखी थी, जिसकी वजह से वहां पे वाटर को अपना नेचुरल फ्लो जो है वो नहीं मिला। तो लो लाइंग एरियाज में जो है क्या हो गया, फ्लड आ गया। और यमुना प्लेन्स को जो है जो फ्लड प्लेन्स है उनको जो वहां पे रेजिडेंशियल कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर दी गई है, जिसको रोकने में दिल्ली सरकार नाकामयाब रही, तभी वहां पे जो है बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। फिर 2024 में अगेन जो हम रिसेंटली बात कर रहे थे कि दिल्ली के सीएम ने फाइनली एक्यूज किया हरियाणा के सीएम को कि वो जो है यमुना को ढंग से नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। अब करंट अफेयर में देखिए यमुना रिवर डिस्प्यूट तो हमने कर लिया, लेकिन यमुना के बारे में आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि यमुना रिवर का ओरिजिन क्या है, हम सब जानते हैं कि यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना रिवर क्या करती है, ओरिजिनेट करती है। यमुनोत्री ग्लेशियर है कहां पे, ये भी हमें पता होना चाहिए, बंदरपूंछ रेंज में है। बंदेरपूंछ
रेंज में है। आपने मंसूरी का नाम सुना होगा। जो लोअर हिमालयाज है, जो मंसूरी रेंज है, वो उत्तरकाशी की, उत्तराखंड की, वहां से जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना रिवर निकलती है और फिर ये आते हुए पूरा हरियाणा के ईस्टर्न बॉर्डर पे एक बॉर्डर बनाती है विद यूपी, नेचुरल बॉर्डर बनाती है और फिर फाइनली दिल्ली में एंटर करती है। यमुना की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे चंबल बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ये सारी जो मैं ट्रिब्यूटरी बता रहा हूँ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। चंबल हो गई, केन हो गई, बेतवा, बेतवा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। आपने झांसी शहर का नाम सुना होगा, वो बेतवा पे ही स्थित है। सेन हो गई। तो ये चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ये सारी क्या है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना है। तो यमुना के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है और ये एक स्टैटिक क्वेश्चन बनेगा जिसकी ओरिजिन जो होगी वो क्यों होगी, क्योंकि यमुना रिवर डिस्प्यूट बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो हमको उस एंगल से जो है इसको याद रखना है। अब अगला टॉपिक जो है वो है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ऑफ इंडिया। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन तो यही कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है। अगर ऑप्शन में आरबीआई लिखा हो तो उसे कांटा मार देना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिखा हो उसे कांटा मार देना है, अगर ऑप्शन में लिखा हो नीति आयोग उस पर टिक लगा देना है। बिकॉज जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है उसे कौन रिलीज करता है, नीति आयोग। सो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय नीति आयोग। इसे हम हरियाणा स्टेट में क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हरियाणा वाज रिसेंटली रैंक्ड एट 14 आउट ऑफ 18 मेजर स्टेट्स। अर्लियर जो है उसकी रैंक जो है 15 थी, तो उसने इंप्रूव किया है अपने आप को, राइट। बॉटम 3 में आता था हरियाणा, लेकिन अब हरियाणा ने क्या करा है, उसको अपने आप को इंप्रूव किया है। सो नाउ हरियाणा इज नो मोर इन बॉटम 5 और बॉटम 3। अब इसके 5 पैरामीटर्स होते हैं, देखिए फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की अगर हम बात करें, इन 5 पैरामीटर्स को देखते हुए नीति आयोग अपनी रैंकिंग देता है हर इंडिविजुअल स्टेट्स को। ये 5 पैरामीटर्स हमें याद होने चाहिए, ठीक है। इतना डीप वो नहीं जाएगा कि क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर में बताओ क्या है क्या नहीं है, नहीं। वो क्या पूछेगा कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग करता है। अगर हरियाणा के स्पेसिफिक पूछे तो इस बार हरियाणा की रैंक इंप्रूव हुई है या जो है उसकी रैंक और ज्यादा डिटेरियोरेट हुई है, तो वो हमें ध्यान रखना है कि एक रैंक इंप्रूव हुई है। और या फिर ये पूछ सकता है कि विच ऑफ द अमंग आर इज और आर पैरामीटर्स ऑफ नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। तो 5 पैरामीटर्स हमें याद रखने हैं। पहला पैरामीटर क्या है, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट खर्चा करती है, बिल्कुल ठीक, लेकिन कैसा खर्चा करती है। जो एक्सपेंडिचर है वो कितने ज्यादा एसेट जनरेटिंग या फिर इनकम जनरेटिंग चीजों के ऊपर करा जाता है। तो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर रियली मैटर्स। नेक्स्ट इज रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन का मतलब है कि सरकार कितने ज्यादा तरीकों से पैसे कमा रही है। सरकार पैसे कमाएगी तो उसके एक्सपेंडिचर करने की ही कैपेसिटी इंक्रीज होगी। सरकार हमारी तरह नहीं है कि पैसे कमाती है तो उसको जो है जेब में डालती है और पर्सनल कंजप्शन करती है। गवर्नमेंट इज एन एंटिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द पीपल ओनली फॉर देयर वेलफेयर ओनली। तो हमारे वेलफेयर के लिए क्या करती है, जो रेवेन्यू मोबिलाइज करती है उसको फर्दर हमारे ऊपर ही खर्च करती है। तो जितनी एक सरकार की रेवेन्यू मोबिलाइजेशन की कैपेसिटी होगी, जितना ज्यादा अच्छे तरीके से वो रेवेन्यू मतलब की कमाई, इनकम अर्न कर पाएगी, उतना ज्यादा अच्छे तरीके से वो क्या कर पाएगी, एक्सपेंडिचर कर पाएगी। उसके बाद फिस्कल प्रूडेंस। फिस्कल प्रूडेंस क्या है कि कितना ज्यादा आर्थिक सूझबूझ से जो है आप जो है पूरी अर्थव्यवस्था को चला सकते हैं। फिस्कल प्रूडेंस का मतलब ये होता है कि आप खर्चा अगर कर रहे हैं तो किन चीजों के ऊपर कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, रेगुलेटेड मैनर में कर रहे हैं या एकदम कर रहे हैं। तो फिस्कल प्रूडेंस हमेशा किस चीज को गाइड करता है कि जो भी हमारा खर्चा है वो इस चीज को देख के किया जाए कि हमारी रेवेन्यू क्या है और हमारे सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज क्या है जहां पे हमें एक्सपेंडिचर करना है। और कभी भी खर्चा इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो हमें डेफिसिट दे दे, यानी कि घाटे को कम रखते हुए आपको मैक्सिमम एक्सपेंडिचर इंश्योर करना है और मैक्सिमम रेवेन्यू इंश्योर करना है। ये क्या है, ये है आपकी आर्थिक सूझबूझ, यानी कि फिस्कल प्रूडेंस। चौथा जो है वो है डेट इंडेक्स। डेट इंडेक्स क्या मेजर करता है कि कोई स्टेट जो है वो कितने ज्यादा डेट के अंदर है, कि आप बहुत ज्यादा डेट के अंदर हैं या आप थोड़े कम डेट के अंदर हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी अच्छी स्टेट्स हो सकती हैं, जैसे आपने पंजाब का नाम सुना है, अब पंजाब के ऊपर बहुत ज्यादा डेट है। आपने वेस्ट बंगाल का नाम सुना है, वेस्ट बंगाल के ऊपर बहुत ज्यादा डेट है, जो कि बहुत बड़ी एक जो है क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है स्टेट की फिस्कल एबिलिटी टू इंश्योर इट्स फिस्कल सॉवरेनिटी। सोवरेनिटी इज नॉट समथिंग कि भाई मैं उसको बोल रहा हूँ कि स्टेट अलग बन जाएगी। सोवरेनिटी कि वो कितने ज्यादा आसानी से अपनी पॉलिसीज को कंडक्ट कर सकता है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एनी एल्स बॉडी, राइट। तो डेट इंडेक्स की कितना ज्यादा एक स्टेट कर्जे में है कितना नहीं है ये बताएगा। फिफ्थ एंड लास्ट इज डेट सस्टेनेबिलिटी। नाउ मैंने आपको बताया कि पंजाब और वेस्ट बंगाल बहुत ज्यादा कर्जे में है, ऐसे ही केरला भी बहुत ज्यादा कर्जे में है।
लेकिन अगर आप देखें तो सस्टेनेबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आप हमेशा उतना डेट लीजिए जो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट्स लॉन्ग टर्म लोन्स लेती हैं, बिना लोन्स के डेवलपमेंट करना थोड़ा सा असंभव है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो लोन लेना अच्छी बात है और सभी लेते हैं। इनफैक्ट जो मेजर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो बहुत ज्यादा लोन लेती हैं, अपनी जीडीपी से भी ज्यादा लोन लेती हैं। तो लोन में कुछ बुरा नहीं है, लेकिन लोन किस समय लिया गया, कितनी परसेंटेज पे लिया गया और किन चीजों के लिए लिया गया, इट इज डेट सस्टेनेबिलिटी। तो जितना ज्यादा आपका डेट सस्टेनेबल होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी जो देश की एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ है, हर साल जो आपकी जीडीपी इंक्रीज होती है वो 8% से होती है, ठीक है। आपने अपनी एक एवरेज ग्रोथ निकाली और आपने कहा कि आने वाले अगले सालों में 5-6 सालों में हमारी जो ग्रोथ होगी 8% से होगी, यानी कि हमारी जीडीपी 8% से हर साल ग्रो करेगी। तो जाहिर सी बात है, जो आप लॉन्ग टर्म लोन लेंगे उन्हीं 5 सालों के लिए वो कितना लेंगे, 8% से कम के इंटरेस्ट रेट पे लेंगे। क्योंकि बाई चांस अगर आप 10% का रेट पे लोन ले लेते हैं तो अब होगा क्या, आपका इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होगा आपकी जीडीपी की प्रोडक्शन से। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है और इसी को हम बोलते हैं डेट सस्टेनेबिलिटी, कि लोन कितनी रेट पे लिया जाएगा, किन चीजों के लिए लिया जाएगा और किससे लिया जाएगा। डोमेस्टिक सोर्सेज से लिया जाएगा, इंटरनेशनल सोर्सेज से लिया जाएगा, डोमेस्टिक करेंसी में लिया जाएगा या इंटरनेशनल करेंसी में लिया जाएगा। जब इन सब फैक्टर्स को अलाइन करते हैं अपनी जो है फर्दर फिस्कल हेल्थ को देखते हुए, उसी को हम डेट सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। ऑलराइट, नाउ हरियाणा फिस्कल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो डेट टू जीडीपी जब कोविड था उससे पहले 26% था। जाहिर सी बात है, जब कोविड आया तो वो इंक्रीज हुआ, हर स्टेट का इंक्रीज हुआ और हरियाणा का 33% हो गया, बट नाउ इट इज स्टेबलाइजिंग। अभी जो है 2022-23 के डाटा के हिसाब से वो 31% हो गया, इट्स स्टेबलाइज्ड। अगर हम बात करें इंटरेस्ट पेमेंट्स की, वो इंक्रीज हुई है 9.4% इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट क्या होती है, जो आप लोन लेते हैं उसमें आप इंटरेस्ट कितना दे रहे हो, तो 9.4% जो है उनमें ग्रोथ आई है। अगर हम रेवेन्यू, इंटरेस्ट टू रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें, यानी कि अगर मान लो आप 100 रुपए कमा रहे हो तो इसमें से आप ब्याज कितने रुपए का दे रहे हो, अगर उस रेशियो की बात करें तो 23% है, यानी कि हर 100 रुपए कमाई के में से हरियाणा 23 रुपए का देता है, अपने ब्याज में देता है। राइट, हमसे भी ज्यादा अगर ये सिचुएशन किसी की खराब है तो वो कौन है, केरला है, वेस्ट बंगाल है और पंजाब है। सो वी रैंक 15th ऑन डेट इंडेक्स। जो डेट इंडेक्स हमने यहां करा था इसमें हमारी रैंकिंग क्या है, 15 है। राइट, ये हमें ध्यान रखना है। रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट की अगर बात करें तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है 1.7% है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है जब आपकी रेवेन्यू रिसीट्स आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम हो, यानी कि आपके जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, जो हर रोज खर्चे हैं सरकार के, वो ज्यादा है, और जो सरकार की इनकम है, रेकरिंग इनकम है जिसको मिल रही है लगभग एक जो है रेगुलर टाइम इंटरवल पे, वो उसकी कम है। इसका मतलब सरकार को अपने रोजमर्रा के खर्चे भी उधार लेके चलाने पड़ रहे हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, वो है 1.7% ऑफ ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी। ये हमें ध्यान रखना है। एंड डेफिनेटली अगर रेवेन्यू डेफिसिट इतना है तो फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डेफिसिट। हाँ, ऑल्दो वो बहुत कम है, 1.7% है, उसको इजीली मैनेज किया जा सकता है, बट स्टिल हरियाणा फेल टू मीट द 15th फाइनेंसिंग कमीशन रिकमेंडेशंस। 15वें फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस को मीट करने में हम जो है फेल हो गए हैं। फिस्कल डेफिसिट फ्रॉम 2017 टू 2021-2022 वाज प्राइमरली फाइनेंस। जो फिस्कल डेफिसिट हमारा हुआ, इट वाज प्राइमरली फाइनेंस। उसको फाइनेंस कैसे किया गवर्नमेंट ने, थ्रू पब्लिक डेट एंड मार्केट बोरोइंग्स, यानी कि कर्जा लेके जो है फिस्कल डेफिसिट को दूर किया गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है रिगार्डिंग दी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, विच इज पब्लिश्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग उसे पब्लिश करता है, एनुअल पब्लिकेशन है। 5 फैक्टर्स जो होते हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं, दी क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिस्कल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स एंड डेट सस्टेनेबिलिटी। इन 5 फैक्टर के बेसिस पे जो है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स हर स्टेट को रैंक करता है। राइट, तो इन चीजों को हम ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।